बजट की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में एक आम आदमी के लिए मैंने क्या था, क्या महंगा हो जाएगा, क्या सस्ता हो जाएगा। और जीएसटी एक फेडरल स्ट्रक्चर नीचे मतलब अब टीवी पर वो वाले ग्राफिक्स नहीं आएंगे, आम आदमी की थाली में ये होगा महंगा और आम आदमी की थाली से ये हो जाएगा गायब। लेकिन कुछ तो होता होगा जहां से कि हाँ कुछ घटने बढ़ने की उम्मीद होती होगी। जीएसटी तो बाद की चीज हो गई ना, तो इसमें भी सस्ता महंगा होने की गुंजाइश तो रहती ही है। हर प्रोडक्ट और हर सर्विस टैक्स होता है। हम न्यूज रूम में इतनी जो चर्चा कर रहे हैं, लोग सुने लास्ट तक, कौन से सेक्टर्स को सरकार खासतौर से बूस्ट करना चाहती है बिल्कुल रहेगी। अगर आप अभी देखें 2020 के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बजट स्पीच में किस चीज को लेके? सर कुछ वर्ड्स हैं जो जब हम सुनते हैं तो थोड़ा ऐसे होता है कि व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस। जैसे सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर, पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा, ना 100 रुपया में से सरकार अगर ज्यादा पैसा उधार ले लेती है, आपके लिए कम पैसा रह जाएगा ना लेने के लिए। सरकारी अगर नौकरी मैं करता तो मेरे लिए प्राइवेट में पे कमीशन लागू होगा। ऑफ कोर्स, हाँ मैंने सुना नहीं तो माफ कीजिए। इंडिया में टोटल एमएसएमईज है 60 मिलियन, 6 करोड़। एक बार फिर से बजट के अराउंड बज़ क्रिएट हो रहा है। शुक्रवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है। शनिवार यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। तो उस बजट में क्या होगा और आम आदमी बजट को जब देखता है तो उसको क्या उम्मीद लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये टीवी चैनलों पर आप देख लेंगे बजट आने के बाद। लेकिन उससे पहले क्या क्या समझना चाहिए, मतलब मोटा मोटी बजट को हम कैसे समझें, आज समझने की कोशिश इसी को करेंगे। देखिए पीछे कॉफ़ी मशीन का शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। गौरव चौधरी आप सब जानते हैं, अगर आप बजट पे बात कर रहे हैं या इकनॉमी पे बात कर रहे हैं तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस फील्ड में ख़ास तौर से बहुत बड़ा नाम है। गौरव बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुझे एक बात बताइए, बजट की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में एक आम आदमी के लिए मैंने क्या था, क्या महंगा हो जाएगा, क्या सस्ता हो जाएगा। तो पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं कि आम आदमी जो हमको सुन रहे हैं लोग, किस पे उम्मीद लगाएं कि आम आदमी के मतलब की कौन सी चीज़ महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती हो सकती है। दो चीज़ें हैं। एक तो 2018 के बाद बजट में महंगाई और जो चीज़ महंगा होगा या सस्ता होगा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, बजट का ज़्यादा असर नहीं रहता। कारण इसलिए क्योंकि 2017 जून 30 के बाद जीएसटी लागू हो गया है और जीएसटी बजट की बाहर है। ठीक है। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, ढेर तरह रकम की इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारा तमाम जितने इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब जून 30 2017 के बाद जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है। और जीएसटी एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसकी चेयरमैन, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन केंद्र वित्त मंत्री है और सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स मेंबर्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, और सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में जीएसटी है, इट्स नेशनल सिस्टम। जीएसटी को चेंज करने के लिए जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेते हैं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर डिसीजन नहीं लेते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स की घटाने का पावर, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने का पावर बहुत हद तक 2018 से फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ से निकल गया है। तो मतलब अब टीवी पे हम लोग, मनीष जी बहुत गौर से इधर सुन रहे हैं, बहुत सालों तक टीवी की पत्रकारिता की है मनीष जी, मतलब अब टीवी पर वो वाले ग्राफिक्स नहीं आएंगे, आम आदमी की थाली में ये होगा महंगा और आम आदमी की थाली से ये हो जाएगा गायब, वो थोड़ा कम हो जाएगा शायद। मैं इस विषय का बहुत जानकार नहीं हूँ, मैं सवाल ही पूछ सकता हूँ। हाँ। आपने बताया कि जीएसटी आने के बाद से बहुत सारी चीजों से मतलब जो आशंकाएं थी वो खत्म होती गई, लेकिन कुछ तो होता होगा जहां से कि हाँ कुछ घटने बढ़ने की उम्मीद होती होगी। जीएसटी तो बाद की चीज हो गई ना, तो इसमें भी सस्ता महंगा होने की गुंजाइश तो रहती ही है। नहीं, बिल्कुल रहती है। मैं आपको समझाता हूँ। एक बजट की स्ट्रक्चर जो होता है, बजट स्पीच 2 भाग में विभाजित होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का स्पीच पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं, फंड एलोकेशन, कौन सी मिनिस्ट्री को, कौन सी प्रोग्राम को कितने फंड बजट के तहत दी गई है इस साल, वो पार्ट ए में अनाउंस होता है। इसीलिए आप देखेंगे पार्ट ए की स्पीच में ढेर सारे प्रोग्राम्स के अनाउंसमेंट होते हैं। और पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी टैक्सेस का होता है। और पार्ट बी 2018 के बाद पार्ट बी बहुत थिन हो गया है। पहले पार्ट बी बहुत लंबा होता था, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस टैक्स होते थे। अगर सर्विस टैक्स में कोई चेंज हुआ तो पार्ट बी में आता था पहले। जब सर्विस टैक्स चेंज होता था, हर सर्विस का प्राइस घटता था और बढ़ता था। अभी वो सर्विस टैक्स बजट से बाहर है क्योंकि वो जीएसटी की हिस्सा है।
पार्ट बी में ज्यादातर डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल्स अभी होते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स हो गया। इंडिविजुअल इनकम टैक्स में आपका अगर स्लैब्स और रेट्स में चेंजेस है तो पार्ट बी में अनाउंस होगा। नहीं, उस आपको रोक रहा हूँ, उस पर आएंगे, वो थोड़ा सस्पेंस उस पर बना के रखना है भाई। हम न्यूज़ रूम में इतनी जो चर्चा कर रहे हैं, लोग सुने लास्ट तक, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार बात होगी कि भाई टैक्स स्लैब में क्या चेंज आ सकता है। लेकिन ये देख रहे हैं जो बजट की पाठशाला, ये हम न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक चीज़ समझना चाहते हैं गौरव कि ये नीतिगत जो फैसले होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन का बजट इतना % बढ़ गया या डिफेंस का इतना घट गया या बढ़ गया, तो क्या इस पे भी नजर रहेगी कि कौन से सेक्टर्स को सरकार खासतौर से बूस्ट करना चाहती है? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अगर 1947 से अगर आप बजट के एक वर्ड क्लाउड वर्ड क्लाउड का रिसर्च करें, जो मैं कर चुका हूं, आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द की डोमिनेंस बजट में 1985 के बाद आया। उससे पहले बजट का डोमिनेंट कीवर्ड होता था एग्रीकल्चर और रिलेटेड वर्ड्स, जैसे किसान हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डोमिनेंस 1985 के बाद आया। डिसइन्वेस्टमेंट शब्द जो है बजट स्पीच में पहली दफा एंट्री मारा 90s में। उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का कोई जिक्र नहीं होता था बजट स्पीच में। अगर आप अभी देखें 2020 के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बजट स्पीच में किस चीज को लेके है? 2020 से 2024 तक हेल्थ को लेके है। और जाहिर है क्यों? क्योंकि 2020 में पैंडेमिक आया था, तो हेल्थ, वैक्सीन, मेडिसिन, फार्मेसी, ड्रग्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंस 2020 से 24 में मिला। 2024 से आप देखेंगे कि जैसे आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन, वो तो एक हेल्थ स्कीम है। वो हेल्थ स्कीम अनाउंस हुआ था बिटवीन 2020 एंड 24। वो क्यों हुआ था? क्योंकि कोविड ने ढेर सारी चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया, पॉलिसी फोकस को। और बजट की स्पीच की अगर वर्ड क्लाउड आप देखेंगे 1947 से अब तक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसाइट देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकस कहाँ कहाँ रहा है। जैसे डीमोनेटाइजेशन का पहला एंट्री कहाँ हुआ था बजट में? 1977-78 में। उस दौरान भारत में पहली दफा डीमोनेटाइजेशन हुआ था। एंड नेक्स्ट डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में। अभी अगर आप देखेंगे, अब अभी के बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मिलने लगा है ग्रोथ रेट वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज, वो है डिजिटल। जैसे आपने बोला, यूपीआई शब्द बजट स्पीच के शब्दावली में बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और इस बार मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, आप देखेंगे ढेर सारे पैराग्राफ बजट स्पीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात होगी। एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था कि जिस तरीके से एआई के बाद ये चाइना वाला तकनीक आया है, तो क्या इसको लेके, जैसे आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनली और जो कुछ घटित हो रहा है उसके आधार पे बजट डिसाइड होता है, तो क्या देख रहे हैं इस सेक्टर में एआई और डिजिटल को लेके? मैं तो यही कहूंगा कि बजट में एआई का जिक्र फंड एलोकेशन को लेकर नहीं होगा। अब एक अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसे इनोवेशन और एआई मिशन जो अनाउंस हुआ है कल, आज जो जनवरी 30 को जो टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया इंडिया का एआई मिशन, उसका एक शायद बजटरी एलोकेशन का एक फिगर आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बजट से एक दिन पहले एक चीज होता है इंडिया में प्रैक्टिस वाइज, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे का टेबलिंग। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा को सरकार का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आपको जैम ट्रिनिटी लाना है, आप यकीन कीजिएगा 2017 की इकोनॉमिक सर्वे में पहली दफा जैम शब्द का इस्तेमाल हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में। जैम क्या है? इसको समझाइए थोड़ा। जैम है जनधन, आधार, मोबाइल और डीबीटी के थ्रू जो पैसा जाता है आजकल, वो जैम के थ्रू ही जाता है। जनधन अकाउंट बना है, आधार से लिंक्ड हो गया वो बैंक अकाउंट्स, और मोबाइल फ़ोन यूपीआई से कनेक्ट हो गया। ये जो जैम ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी का असर इंडियन पॉलिसी एंड गवर्नेंस में पहली दफ़ा फ्लैग हुआ था डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में अनाउंस हुआ था। कल की जो जनवरी 31 की जो इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है,
उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2-3 चीज़ों पे हर इकोनॉमिक सर्वे में अपना अपना एक सिग्नेचर रहता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, और मेरा ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे कुछ रिकमेंडेशंस दे। ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशन सरकार माने, ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक दिशा दिखाते हैं कि सरकार किस तरफ से सोच रही है, सरकार की पॉलिसी डायरेक्शन की थिंकिंग क्या है। जरूरी नहीं है कि होंगे ढेर सारी चीज़ जो इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंड करते हैं वो सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है। ठीक है, आपने सोच का जिक्र किया, तो सरकार की सोच तो पता चल जाएगा जब बजट आ जाएगा बजट। युवा क्या सोच रहा है, न्यूज रूम में बैठी गीतिका क्या सोच रही है, उनके एज के लोग क्या सोच रहे हैं, बजट टीवी पे देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप, कि क्या आपको कोई मतलब भी है आपके एज के लोगों को कि नहीं है, या लगता है कि ठीक है यार जो हो रहा है चलने दो? सर कुछ वर्ड्स हैं जो जब हम सुनते हैं तो थोड़ा ऐसे होता है कि व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ डज दिस अफेक्ट अस। जैसे सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर, पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिस्कल डेफिसिट बजट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिगर्स है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट हिंदी में राजकोषीय घाटा इसी को कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट वही एक नंबर है जिससे पता लगता है कि सरकार कितना उधार ले रही है करंट एक्सपेंस को फंड करने के लिए। अभी एक आम हाउस होल्ड को लीजिए, आम हाउस होल्ड की जितना इनकम है उससे सारा एक्सपेंसेस मिट नहीं होता। जितना खर्चा है आपका, आप तो पूरा अपने करंट एक्सपेंस से करंट इनकम से आप नहीं पूरा कर सकते हो। जैसे अगर आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप घर खरीद रहे हो, घर खरीदने के लिए आप लोन लोगे, गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लोगे ना। घर या गाड़ी या कोई भी एसेट जो लोन के तहत थ्रू खरीद रहे हैं आप, उसका मेन डिसीजन मेकिंग डिटर्मिनेंट क्या है? जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं घर खरीदूंगा या मैं गाड़ी खरीदूंगा, आपका करंट इनकम इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो आपकी फ्यूचर इनकम के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगले 5 साल के अंदर मेरा इतना ही एबिलिटी होना चाहिए कि मैं गाड़ी का पूरा लोन पे कर सकूं। अगर आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसी को इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ है। और जैसे कंज्यूमर्स लोन लेते हैं, हाउस होल्ड लोन लेते हैं, फैमिलीज लोन लेते हैं, सरकार भी लोन लेती है। सरकार लोन किस लिए लेती है? क्योंकि सरकार का इनकम का 2 ही हिस्सा है, टैक्सेस, नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या है? इंडिविजुअल इनकम, जैसे आप और मैं और यहाँ पे जितने तमाम इंडिविजुअल्स जो लोग टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट, जिसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहते हैं, तो कॉर्पोरेट जितने ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ऐसे ढेर सारे टैक्सेस है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू कि आप लोगों ने कभी सेविंग किया होगा, जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C क्या है? सेक्शन 80C ये वही चीज़ है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप अगर सेक्शन 80C की अप्रूव्ड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा जमा करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसे पीएफ हो गया, जैसे पीपीएफ हो गया, जैसे कई म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जैसे और सेक्शन 80CCD के अंदर आते हैं एनपीएस। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेंगे। नाउ ये सब जो है, जब पीएफ हो गया या पीपीएफ हो गया, जब ये इन्वेस्ट करते हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, डेफिनेशनली क्या है? सरकार आपसे पैसा उधार ले रही है। फिस्कल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हम फिस्कल डेफिसिट के थ्रू कैसे इंपैक्ट होते हैं? एक आप मान लीजिए एक पूल है पैसा का, कॉर्पस है, उस पैसा को कंज्यूमर्स, उस पैसा में से कंज्यूमर्स भी उधार ले सकते हैं, सरकार भी उधार ले सकती है, और कॉर्पोरेट्स भी उधार ले सकती है। वो कॉर्पस तो भरेगा नहीं ना, वो उतना ही है। मान लीजिए 100 रुपया है लेंड करने के लिए, और पैसा उधार लेने के लिए 3-4 कैटेगरीज है, 3-4 टाइप के लोग हैं, कंज्यूमर्स है, कॉर्पोरेट्स है, सरकार है, इत्यादि इत्यादि। ना 100 रुपया में से
सरकार अगर ज्यादा पैसा उधार ले लेती है, आपके लिए कम पैसा रह जाएगा ना लेने के लिए। जब आपके लिए कम पैसा रह जाएगा तो आपको अगर बैंक के पास जाना होगा कि मुझे उधार लेना, बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इसी और जब सरकार पैसा उधार लेते हैं, ज्यादा उधार लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट घटाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट घटे। तो सर अभी तो हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यानी सरकार ज्यादा उसमें है क्या? ज्यादा नहीं, पैसा हमारा उधार लिया इंटरेस्ट हुआ है। रेट, इंडिया में इंटरेस्ट रेट इस वक्त ज्यादा है क्योंकि सरकार ज्यादा नहीं उधार ले रही है। इंटरेस्ट रेट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, स्टबर्नली हाई है। बाय लॉ आरबीआई को इन्फ्लेशन रेट 2% से 4%, 2% से 6% के बीच रखना है परसिस्टेंटली। 6% के ऊपर जब इन्फ्लेशन रेट चला जाता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे मैनेज होता है, आपने कभी सोचा? ये क्या इस वजह से है कि लोग कम उधार लें, लोग कम लोन लें? इसीलिए इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएंगे, लोग कम उधार लेंगे। जब लोग कम उधार लेंगे, लोग कम डिमांड करेंगे, चीज़ों की डिमांड घटेगी। आप माइक्रोवेव ओवन अभी नहीं खरीदेंगे, फ्रिज नहीं खरीदेंगे, टीवी नहीं खरीदेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो डिमांड को कंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब डिमांड कंटेन हो जाएगा, इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई घटाना आरबीआई का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेगा ही रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर इसी सिनेरियो में जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई है और सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें कि देखने लायक ये है कि फिस्कल डेफिसिट कैसे कंटेन, मैनेजेबल है। 2000 ये एफआरबीएम एक्ट करके एक एक्ट है जिसके अंदर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगली टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट बिलो अ सर्टेन लेवल। और वो लेवल सरकार खुद ही पेश कर देते हैं। वो लेवल पार्लियामेंट में बोलते हैं कि इस लेवल, इस साल की एंड तक इन फिस्कल डेफिसिट के लेवल यहां से, इस लेवल से नीचे आएगा। जब मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी अनाउंस हुआ था 2020-22 में, 2020-21 में सरकार ने बोला था कि 2025 तक, इस साल तक 25-26, फिस्कल डेफिसिट का लेवल 4.5% ऑफ जीडीपी से नीचे आना है, और नीचे रखेंगे ही रखेंगे। जब नीचे इसका मतलब है कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट का फिगर, वो 4.5% के नीचे होगा। उसकी ऊपर अगर हो गया ना, वो सिग्नलिंग बहुत खराब होगा। क्योंकि सर बात बताइए, ये बहुत सिंपल सी बात है, घर के बजट से ही समझ लें। हाँ। आमदनी बढ़िया होगी तो खर्चे आप बढ़िया से करेंगे, तो फिर कोई नुकसान वाला सिनेरियो रहेगा नहीं। सरकार तो के यहाँ बताइए। जीडीपी की बात कही जाती है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, सरकार के लोग, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बताते रहते हैं कि नहीं हमारा जीडीपी जो है ये बढ़ रहा है, मतलब आमदनी बढ़ रही है। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जितना भी इकोनॉमिक एजेंट्स है एक कंट्री के जोग्राफिकल एरिया में, आपका इनकम, मेरा इनकम, यहाँ में जितना तमाम इंडिया में जितना इंडिविजुअल है सबकी इनकम, सारे कॉर्पोरेट्स की इनकम, और बाकी जितना ऑर्गेनाइजेशन है सबकी इनकम, सारे इकोनॉमिक एजेंट्स, सारे बिजनेसेस, सारे इंडिविजुअल, सबकी इनकम का सम टोटल जीडीपी है। ठीक है? तो आप पूछ सकते हैं तो खर्चे के बारे में क्या बात है? मेरा खर्चा किसी का इनकम है। अगर मैं दुकान से कुछ सामान खरीद रहा हूं तो मैं खर्च रहा हूं, तो मेरा खर्चा दुकानदार का इनकम है, ट्रांजैक्शनल है कहने का। तो किसी का इनकम किसी का खर्चा है, लेकिन पूरा इकोनॉमी वाइड एग्रीगेशन में वो इक्वेट हो जाएगा, हमेशा इक्वेट होगा। ठीक है? अब नाउ ये पूछ सकते हैं कि अगर मैं अपना पैसा अपने बेटे को दे रहा हूं तो वो उनके लिए इनकम है क्या? वो इनकम नहीं है, कि उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर वो पैसा जाके खर्चेगा तो वो शॉपकीपर का इनकम होगा। एक्सपेंडिचर, someone's expenditure is someone else's income, and the sum total of all of this is sum total of either the expenditure or the income is GDP. जब देश की जीडीपी बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब एक मार्कर है ये। जब देश का जीडीपी बढ़ता है, ये माना जाता है कि आम लोगों का, इंडिविजुअल्स का भी इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी इनकम की सम टोटल है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैवियट है कि जरूरी तो नहीं है, लेकिन जरूरी इसीलिए नहीं है क्योंकि जीडीपी एक एग्रीगेट फिगर है। ठीक है? जीडीपी एक एग्रीगेट फिगर है।
अगर जीडीपी 100 से 110 हुआ है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक आदमी का ही 10 रुपए बढ़ा है। मतलब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा मैटर करता है। पर कैपिटा इनकम तो मैटर करेगा ही करेगा। पर कैपिटा इनकम हमारा अभी $2000 के लगभग है। $2000 के लगभग है। $2000 मतलब कितना हुआ? 1,70,000 रुपए। विकसित देश बनने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो टारगेट है और जो बेंचमार्क है पर कैपिटा इनकम का, वो कितना है? $23,000। बाप रे। $23,000। $20,000। सो हम बाय मल्टीपल ऑफ 10 से पीछे है। इसीलिए विकसित भारत 2047 का टारगेट है, अभी का टारगेट नहीं है। 2047 तक हमारा पर कैपिटा इनकम $23,000 तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन 2047 तक पर कैपिटा इनकम 23,000 तक पहुंचने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होना पड़ेगा? 7% के ऊपर लगातार ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर फॉर 25 ईयर्स। इसलिए सर वो रेट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए रेट इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी सैलरी से अंदाजा लगा लो कि बाकी भारत का क्या हाल होगा। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ऐसी बातों पे। चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा है तो ये एक बात चीज मुझे पूछनी है सर, ये नेशनल चैंपियन बहुत सुन रहे हैं आजकल की, जैसे कोरिया में नेशनल चैंपियंस होते हैं, तो सर ये क्या बजट में ऐसा कुछ अनाउंस तो नेशनल चैंपियन एंटरप्राइजेस कहते हैं। हाँ। नेशनल, जैसे कोरिया में नेशनल चैंपियन एंटरप्राइजेस का एग्जांपल्स होगा Hyundai या सैमसंग, जो मेन ग्रोथ को लीड किया है थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन। हमारे यहाँ पे भी एक टाइम पे जब हम वी वर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्टेज, जब प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट नहीं होते थे, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी में ले जाने के लिए वो फ्रेज था एक, और उन्हीं वो नेशनल चैंपियन का एक एग्जाम्पल था। ये दूसरी बात ये है कि नेशनल चैंपियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पॉलिसी और जो भी रहा उन दिनों 20, 25, 30 साल में सारे लॉस मेकिंग हो गए। ये पॉलिसी की कमी है, इंटेंट या गोल या ऑब्जेक्टिव की कमी नहीं थी। अभी क्या हुआ है 2025 में, ये बहुत जरूरी, हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत वाइब्रेंट है। अब अभी लगा लीजिए कि 1970 में या 1975 में प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो हमारे माता पिता की जनरेशन है ना, वो एक ही काम करते थे, एक ही जगह में लगते थे, और 30-35 साल बाद एक ही जगह से रिटायरमेंट होते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं थे। उन दिनों आपको टैक्सी नहीं मिलता था, अभी आपको उबर ओला मिलता है ना। वो एक एग्जाम्पल है प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन लीडिंग टू वेल्थ क्रिएशन। ये जो सरकार कह रही है कि नेशनल चैंपियंस होना चाहिए, नेशनल चैंपियंस बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है, जैसे टाटाज, जैसे अंबानीज, जैसे अदानीज, ये बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है जो who will set the benchmark and lead the way in creating jobs and creating wealth and making investments. तो सर हमारी कोई नेशनल चैंपियन पॉलिसी तो नहीं है? हमारी नेशनल चैंपियन पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमारे कॉर्पोरेशन जो गोल है वो गोल ऐसे क्रिएट किया गया, जो पॉलिसी है फ्रेमवर्क ऐसे क्रिएट किया गया है, एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट किया गया है कि नेशनल चैंपियंस उधर से इमर्ज हो जाए। इधर देखिए सबसे सवाल मैं यही सोच रहा हूँ कि ये गौतम आजाद जी यहाँ बैठे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि रसगुल्ला महंगा होगा कि सस्ता होगा? नहीं, रसगुल्ला की बात नहीं है, बात यही है जो 80C की इस बार कुछ 2.5 लाख तक उम्मीद है। मुझे लगता नहीं कि 80C में कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि इस सरकार ने, आप अगर नोटिस किया होंगे तो इस वक्त इंडिया में 2 इनकम टैक्स रेजिम है। एक ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम है जिसमें 80C वगैरह लागू है, और एक न्यू इनकम टैक्स रेजिम है जिसमें कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। और इस सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सो फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, डिफॉल्ट इनकम टैक्स रेजिम न्यू इनकम टैक्स रेजिम है। सरकार यही चाहती है कि सारे लोग न्यू इनकम टैक्स रेजिम में आ जाए, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रेजिम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट क्लीनर एंड नीटर एंड इजी टू इंटरप्रेट है। लेकिन इनकम टैक्स में एक चीज बहुत एक्सपेक्टेड इस बजट में कि सरकार एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 64 साल पुरानी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनेक्ट किया गया था। 1961 और अभी के बीच 64 साल में देश काफी बदल चुका है। उस इनकम टैक्स एक्ट का ढेर सारा इंटरप्रिटेशन हुआ है, ढेर सारा अमेंडमेंट हुआ है, ढेर सारा रूल्स चेंज हुए, ढेर सारा सब रूल्स एंड सब लॉस चेंज हुआ है, एंड न्यू रूल्स आया है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो इनकम टैक्स भी मॉडर्न होना चाहिए, कॉन्टेम्पोररी होना चाहिए, इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, अगर इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, इजी टू इंटरप्रेट हो जाता है कि सीएस की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, इनकम टैक्स, पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि अगले साल हम इनकम टैक्स एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। ये देखने लायक होगा कि इनकम टैक्स एक्ट चेंज होता है कि इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स भी चेंज होता है। बहुत ज्यादा उम्मीद ये भी है कि इस बार न्यू इनकम टैक्स रेजिम में स्लैब्स एंड रेट्स चेंज होगा। एंड मेरा जो मानना है, एक जो एक्सपेक्टेशन है, इंडिया में न्यू इनकम टैक्स रेट में एक 25% का स्लैब शायद इंट्रोड्यूस हो जाए। अगर आप देखेंगे आज की डेट में न्यू इनकम टैक्स रेजिम में 30%, विच इज द हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट, किक्स इन एट 15 लाख रुपीज। अगर आपका इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपका 30% टैक्स लागू हो जाता है। ये ऐसा एक बहुत बड़ा विचार चल रहा है कि 15 से 25 लाख तक 25% का एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ढेर सारे लोग इस टैक्स ब्रैकेट में, इस इनकम ब्रैकेट में है जो who end up paying 30% tax, who actually should be given benefits। 16 वाला भी उतना ही दे और 32 वाला भी और उतना सर, ही। क्या 8th पे कमीशन अनाउंस करेगी सरकार बजट वो तो में? अनाउंस कैबिनेट कर चुकी है। उसका ये होगा कि 8th पे कमीशन से 2026 में लागू होगा। 8th पे कमीशन 2026 में हमें पता लगेगा, जब पे कमीशन रिपोर्ट पेश होता है, कि कितना सरकार को पैसा एरियर्स के थ्रू पे करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीष जी के मन की बात शायद मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकारी में तो पे कमीशंस लागू हो जाते हैं, ये प्राइवेट में ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा था। मतलब फिर एक नई चुनौती खड़ी हो प्राइवेट जाएगी। में एक बड़ा लेकिन तबका ऐसा है, दिया पहले ना। मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब ये पे कमीशन नहीं लग रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर को बताया जा रहा था कि बहुत शुभ जगह है, बढ़िया से जाके काम करिए, और तब तुलनात्मक रूप से प्राइवेट वाले ज्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन जब सरकार ने देना शुरू किया तो फिर सरकारी वाले कहीं और गए, प्राइवेट वाले कहीं और गए। तो अब क्या देख रहे हैं आप? अभी कुछ बोलना चाहेगा के बाद स्वाभाविक, इसमें प्राइवेट ये पे कमीशन लागू होना चाहिए प्राइवेट पे में? तो चलो पहले सुना नहीं। अरे जल्दी बोल, सोच नहीं, एक सवाल है मेरा। पहले इस पे। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि जैसे आज के शो का नाम बजट की पाठशाला है, तो मैं उसी पे एक सवाल पूछता हूँ। पाठशाला पहले पे इस पे बता। सब सरकारी अगर नौकरी मैं करता तो मेरे लिए प्राइवेट में पे कमीशन लागू होना ऑफ कोर्स, हाँ, मैंने सुना नहीं था, माफी जी था। मैं सोचूं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर हो तो लागू जरूर होना चाहिए प्राइवेट में, कि और प्राइवेट तुम इधर देख के क्यों बोल रहे हो ऐसा? सर, इसका कैमरा जवाब। कैमरा सरकार की तरफ देख के बोल रहा है। तो डिपेंड करता है कि सरकार ऑफिस में सरकार कौन है। सर जवाब। नहीं, सरकार और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग चीज है। आप अगर एक, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इंडिया में टोटल एमएसएमईज कितना है? एमएसएमईज है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में टोटल एमएसएमईज है 60 मिलियन, 6 करोड़। इंडिया में 6 करोड़ एमएसएमईज है। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है एमएसएमईज में? 110 मिलियन। 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई एम्प्लॉय करते, जैसे हम भी एमएसएमई है, जैसे हम जैसे ढेर सारे हैं, करोड़ों में है जो करोड़ों में एम्प्लॉय कर रहे हैं। एमएसएमई जो है इंडियन इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। 45% ऑफ इंडिया जीडीपी इज फ्रॉम एमएसएमईज। 40% ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, यहां से जितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है 40% एमएसएमईज के थ्रू आते हैं। अगर आप कहेंगे कि पे कमीशन एमएसएमईज में भी लागू होना चाहिए, एमएसएमईज बंद हो जाएगा। और उससे नुकसान किसको होगा? जो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार पे कमीशन, सरकार वेजेस एंड सैलरीज क्यों बढ़ा सकते हैं? सरकार के पास टैक्स इनकम है। सरकार लोगों से पैसा कमा सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं। नहीं, बात एमएसएमई की नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट बेसिस पे आपको फंक्शन नहीं लगता करते कि हैं। इसका कोई मतलब दूरगामी सोल्यूशन निकालने की जरूरत है? क्योंकि जब ऐसा हुआ है, एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। क्योंकि देखिए, पैसा डलता है, सरकारी सेक्टर से पैसा डलना शुरू होता है। पैसा डलेगा तो समझिए कि एक उसके बहुत सारे कंजम्पशन असर बूस्ट होते हैं। आता है। जैसे हाँ। 2026 में अगर लागू हो जाता है हम्म। पे कमीशन, और मान लीजिए 2026 में पे कमीशन लागू हो जाता है, कहता है कि 2024 से लागू होगा, तो 2 साल का एरियर्स मिल जाएगा लोगों को। वो 2 साल का एरियर्स लाखों करोड़ों रुपए होगा।
अब पेंशन भी मिलेगा, पेंशन वालों को भी लागू होता है, तो लाखों करोड़ रुपए है, तो लाखों करोड़ रुपए का एक हिस्सा लोग खर्चेंगे और एक हिस्सा लोग बचाएंगे। जो खर्चेंगे उससे एक डिमांड बूस्ट आता है, वो टेम्पररी डिमांड बूस्ट होता है हमेशा, स्पर्ट एक साल के लिए, वो सस्टेन्ड सेकुलर डिमांड बूस्ट नहीं है। ऐसा ही पैसा अगर ऐसा ही एक बूस्ट अगर सरकारी सेक्टर निजी सेक्टर में दिया जाए तो जाहिर है वो उस टाइप का एक बूस्ट आएगा। लेकिन निजी सेक्टर एक प्रॉफिट मोटिव से, एक सरप्लस मोटिव से फंक्शन करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी परपेचुअल लॉस में है, वो आपका वेतन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक पीएसयू परपेचुअल लॉस में है तब भी वेतन बढ़ा सकते हैं। इसका कारण यह है पीएसयू का हर्ता कर्ता विधाता सरकार है और निजी सेक्टर की कंपनी का हर्ता कर्ता विधाता कंज्यूमर्स है, जिसको वो अपना सामान बेचती है या सर्विस बेचती है और मार्केट से। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम लोग किसी और दिन एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। ये जरूर आप लोग बताइए कमेंट पे हाँ, कि प्राइवेट में क्या क्या कोई उपाय है जिससे हो सकता है, क्या उपाय है जिससे कुछ हो सकता है। चीजें सेट होनी चाहिए ताकि उससे मतलब हर किसी के चलिए इसको बचा के रखिए, अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। शौविक का एक सवाल रह गया था, वो भी हम अगले वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। गौरव बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच। शौविक का सवाल नहीं लेंगे, शौविक का सवाल लेंगे अगले वीडियो में। आपको कमेंट में ये बताना है कि बजट के इर्द गिर्द के और कौन कौन से सवाल हैं या कोई टर्म्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, और ये बजट की पाठशाला में अगले वीडियो में हम वो सवाल गौरव से पूछेंगे और उम्मीद है हाँ कि हम आपको जवाब बेहतर पहुंचा पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।